चेहरे पर परेशानी, डर और घबराहट के भाव लिए कैलाश जी अपने बेटे के ऑफिस के बाहर बैठे हुए उसके आने का इंतजार कर रहे थे। उनकी बूढ़ी आंखें लगातार बस रास्ते को ही देख रही थी। जैसे ही किसी गाड़ी की आवाज़ आती, वैसे ही कैलाश जी मुड़कर देखने लगते, इस आस में कि शायद उनका बेटा आया है। घंटों तक खड़े हुए बेचारे वहीं पर उसका इंतजार करते रहे। एक जगह खड़े खड़े उनके घुटनों ने भी जवाब दे दिया था। उनकी दशा को देखते हुए वहाँ पर जो चपरासी था, उसे उन पर बहुत तरस आ गया और उसने उन्हें बैठने के लिए अपनी कुर्सी देते हुए कहा, लीजिए बाबूजी, आप यहाँ बैठ जाइए। वैसे आपका बेटा यहाँ काम करता है क्या? कैलाश जी से उस चपरासी ने पूछा तो कैलाश जी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, यह जिसका ऑफिस है वही मेरा बेटा है। यहाँ का मालिक ही मेरा बेटा है। चपरासी को थोड़ा अजीब लगा। फिर उसने सोचा कि चलो एक बार इनका बेटा आ जाए तो बेचारे उससे बात कर ले। कब से उसका इंतजार कर रहे हैं। कैलाश जी बस लगातार सड़क की ओर देख रहे थे कि तभी अचानक वहाँ एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से रोहित निकला, जो कैलाश जी का बेटा था। अपने बेटे को देखते ही कैलाश जी दौड़कर उसके गले लग गए और रोने लगे। रोते हुए वह बोले, रोहित बेटा, जल्दी से मेरे साथ अस्पताल चल। तेरी माँ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है। हमें उसे जल्द से जल्द किसी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करना होगा। डॉक्टर ने कहा है कि जिन मशीनों की ज़रूरत तेरी माँ के इलाज के लिए है, वे मशीन उनके अस्पताल में नहीं है। हमें अगर तेरी माँ को बचाना है तो किसी बड़े अस्पताल में भर्ती करना होगा, वरना वरना क्या? रोहित ने कैलाश जी को पीछे धकेलते हुए कहा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मर ही तो जाएगी। और एक दिन तो सबको ही मरना है, और वैसे भी मैंने दुनिया का ठेका नहीं ले रखा है। रोहित यह सब कहकर तेज कदमों से अंदर की ओर जाने लगा कि तभी कैलाश जी ने उसके पैर पकड़ लिए और बोले, हमारे साथ ऐसा मत कर बेटा। तेरी माँ ने क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैर पड़ता हूँ। बस किसी भी तरह अपनी माँ को बचा ले, फिर जो तू कहेगा मैं वही करूँगा। रोहित ने तेज झटके के साथ अपना पैर छुड़ाया और बोला, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, कहाँ मर गए सब के सब? दिखाई नहीं देता कि यह बुढ़ा कब से मेरे पीछे पड़ा है? मैंने तुम लोगों को क्या यहाँ मुंह दिखाने के लिए रखा है? फ्री की तनख्वाह लेते हो? जो इतना भी होश नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा मुंह उठाए यहाँ चलाता है। और तुम लोगों को इतना होश ही नहीं है। जाने कैसे कैसे भिखारी यहाँ चले आते हैं। कोई काम धाम तो है नहीं, मुंह उठाकर चले आते हैं। भगाओ इन्हें यहाँ से। रोहित कहकर अपने ऑफिस में अंदर चला गया। रोहित तो यह सब बातें कहकर अंदर चला गया, लेकिन कैलाश जी अपने बेटे को एकटक देखते रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह उन्हीं का बेटा है, जो आज उन्हें न जाने क्या क्या कहकर चला गया। वे बस उसकी बातों को सोचते रह गए और यह सब बातें सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहे जा रही थी। उन्होंने अपने आप को शायद ही कभी इतना कमज़ोर और लाचार महसूस किया होगा। उनकी दशा देखकर उस गार्ड को भी उन पर बहुत दया आ रही थी। उसका बस चलता तो वह अपने बॉस को अच्छा सबक सिखाता। गार्ड कैलाश जी से बोला, बाबूजी, यही आपका बेटा था क्या? कैलाश जी इस वक्त कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने सिर हिलाकर हाँ में उत्तर दिया कि यही उनका बेटा है। कैलाश जी निरंतर रोए जा रहे थे। गार्ड ने आकर उनसे कहा, बाबूजी, आप यहाँ से जाइए, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आप जाकर कहीं और से पैसों का इंतजाम कर लाइए, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए। कैलाश जी रोते रोते बोले, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है बेटा। पहले तो वह गार्ड चला गया, फिर कुछ सोचकर वह दोबारा उनके पास आया और बोला, बाबूजी, अगर सच में वह आपका बेटा है तो आप एक काम कीजिए, जैसे मैं कहता हूँ आप बिल्कुल वैसा ही करते जाइए। फिर देखिएगा आपका बेटा आगे आगे पैसे देगा, वह भी उतने जितना माता जी के इलाज के लिए चाहिए। गार्ड की बात सुनकर कैलाश जी भी तैयार हो गए और कहने लगे, ठीक है बेटा,
मैं अपनी पत्नी को बचाने के लिए बिल्कुल वैसा ही करूँगा जैसा तुम कहोगे। उस गार्ड ने कैलाश जी से वहीं बैठने को कहा। फिर उसने किसी को फ़ोन मिलाया और उससे कुछ काम करने को कहा। थोड़ी ही देर बाद रोहित ने गार्ड को कॉल किया और कहा कि इस बूढ़े को यहाँ से भगाओ। यह तुम्हारे पास बैठा बैठा क्या कर रहा है? इस पर उस गार्ड ने कहा, सर मैंने इस आदमी को भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह आदमी कह रहा है कि आपसे बात किए बिना कहीं नहीं जाएगा। अगर ज़बरदस्ती की तो यहाँ शोर मचा देगा। इसलिए मैंने भी इसे कुछ नहीं कहा। मेरी मानो तो आप देख लीजिए सर, एक बार मिलने में भला क्या जाता है, लेकिन अगर आप उससे नहीं मिले और उसने शोर मचाकर यहाँ सब को इकट्ठा कर लिया तो आपकी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी और फिर कुछ ही देर में आपके क्लाइंट भी तो आने वाले हैं। बाकी आपकी मर्जी है सर, जैसा आपको ठीक लगे। इतना कहकर गार्ड ने फ़ोन रख दिया। मुश्किल से 10 सेकंड बाद ही दोबारा रोहित का फ़ोन आ गया। रोहित ने गार्ड से कहा, सुनो, इस बूढ़े आदमी को अंदर भेजो, पर उसे बोल दो कि इसके बाद भी अगर यहाँ से नहीं गया तो मार मार कर यहाँ से भगा देंगे। गार्ड ने कहा, ठीक है सर, मैं भेजता हूँ। उस गार्ड ने कैलाश जी को सब कुछ पहले से ही समझा दिया था कि कैलाश जी को अंदर जाने के बाद क्या करना है और कैसे करना है। फिर कैलाश जी ने अपने कदम अपने बेटे के ऑफिस की ओर बढ़ाए। जैसे ही वह ऑफिस में पहुँचे तो देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। अंदर जाकर इधर उधर देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। तभी वहाँ एक चपरासी आया और बोला, चलिए बाबूजी, मैं आपको लेकर चलता हूँ। यह चपरासी कोई और नहीं बल्कि गार्ड का छोटा भाई था। वह कैलाश जी को रोहित के कैबिन तक छोड़ देता है। रोहित अपने पिता को देखकर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन कुछ नहीं कहता क्योंकि वह अपने ऑफिस में कोई तमाशा क्रिएट नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने अपने पिता को बैठने के लिए कहा। अंदर केबिन में जाने से पहले ही उस चपरासी ने कैलाश जी की जेब में एक मोबाइल रख दिया था और कैलाश जी से उसे इसी तरह रखने को कहा था। कैलाश जी भी अंदर जाकर बैठ गए। फिर वह लड़का जो कि चपरासी था कैलाश जी के लिए पानी लेकर आया। कैलाश जी थोड़ा सा घबराए हुए थे। उसने उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए अपनी नज़रों से कुछ इशारा किया। रोहित किसी से फ़ोन पर बात करने में व्यस्त था, इसलिए उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लड़का पानी रख कर चला गया। अपना फ़ोन रख कर रोहित अपनी कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, हाँ तो बताओ, क्या बात करनी है? क्यों सुबह से यहाँ पड़े हो? कैलाश जी कुछ बोलने की हिम्मत जुटाने लगे कि तभी रोहित दोबारा बोला, तब से तो बात करने को मरे जा रहे थे और अब मुंह में जुबान नहीं है क्या? बोल, अब कैसे तेरी बोलती बंद हो गई? अब बकेगा कुछ? रोहित ने अपने पिता से कहा। पहले तेरा भौंकना तो बंद हो जाए, मैं तभी तो बोलूँगा। कैलाश जी ने तुरंत उत्तर दिया तो रोहित अपने पिता का जवाब सुनकर अवाक रह गया। और होता भी क्यों ना, जिसके पिता कभी अपने बेटे के सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे, आज वही बाप अपने बेटे के सामने इतना बोल रहा था। और इसका कारण था उनके बेटे और बहू द्वारा किया गया वह घटिया बर्ताव, जिसके कारण आज एक पिता अपने बेटे के विरुद्ध होने को मजबूर था। इतना कहने के बाद अब कैलाश जी रुके नहीं, बल्कि आज तो उन्होंने अपने बेटों को खूब खरी खोटी सुनाई। इसके बाद कैलाश जी बोले, क्यों, बस भौंक लिया तो जितना तुझे भौंकना था? अब मेरी सुन, अगर तू अपनी माँ का इलाज नहीं करा सकता तो मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। अब तेरी मर्जी है, या तो अपनी माँ का इलाज करा या फिर जायदाद से बेदखल हो जा। फिर कभी भी कोशिश मत करना मेरे घर में पैर भी रखने की। इतना सुनना था कि उनका बेटा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, अच्छा तो तू मुझे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करेगा? ऐसा कहते हुए वह और ज़ोर ज़ोर से हंसा और फिर बोला, बेदखल तो तब करोगे ना जब कोई घर तुम्हारे नाम होगा। वह लगातार यही कहे जा रहा था, कितना बेवकूफ़ बुढ़ा है, सच में तेरी अकल घास चरने गई है। तूने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं उस घर को लेकर कोई रिस्क ले सकता हूँ?
और मुझे यह अच्छे से पता था कि अगर मैं यह सब अपना नहीं बनाऊंगा तो एक दिन तू मुझे बेदखल करने की धमकी ज़रूर देगा। मतलब ये सब तू क्या बकवास कर रहा है? कैलाश जी ने चौंकते हुए कहा। लेकिन यह प्रॉपर्टी मेरी है। यह प्रॉपर्टी तेरी है नहीं, तेरी थी बूढ़े। अब यह मेरी प्रॉपर्टी है जिस पर मेरा अधिकार है। क्यों? सुनकर धक्का लगा ना? मैं तो उस दिन, जिस दिन तुझसे हेल्थ इंश्योरेंस के पेपर पर साइन करने को कहा था ना, तब उन पेपरों के बीच में ही घर के कागज भी लगा दिए थे और तब से ही वह घर मेरे नाम है। क्या इतना बड़ा धोखा किया तूने मेरे साथ? यह सब कहते हुए तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? मैंने तुझे क्या कुछ नहीं दिया? आंखों में आंसू लिए कैलाश जी अपनी बात कह रहे थे। मैंने तुझे अपनी औकात से बढ़कर सुविधा दी। जिस चीज़ पर तूने हाथ रखा, हर वह चीज़ तुझे दिलाने की कोशिश की, चाहे वह मेरी हैसियत के बराबर ही क्यों ना हो। लेकिन इतना सब करने के बाद भी मैं तुझे एक अच्छा इंसान ना बना सका। कैलाश जी अपने आंसू पोंछते हुए बोले, तू मुझे वह हेल्थ इंश्योरेंस के पेपर दे दे, मैं उससे ही तेरी माँ का इलाज करवा दूंगा। फिर मुझे तुझसे और कुछ नहीं चाहिए, बस वह कागज़ मुझे दे दे, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ। वह अपने बेटे के पैरों में गिरते हुए बोले। इस पर उनका बेटा उन्हें दोबारा धकेलते हुए बोला, चल निकल यहाँ से बाहर, अब कोई पेपर वेपर मेरे पास नहीं है। और वह पेपर तो मैंने तुझे साइन लेने के बाद ही फाड़ दिए थे। मुझे तो तुझसे बस अपने कागज़ों पर दस्तखत चाहिए थे, इसलिए जब मेरा काम हो गया तो मैंने वह कागज़ फाड़ कर फेंक दिए। बस अब हो गई बात, या अब भी कुछ बाकी है? कैलाश जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह अपने गुस्से पर काबू करते हुए बोले, अगर पेपर नहीं है तो मुझे वो पैसे वापस कर दे जो अभी 6 महीने पहले मैंने बैंक में जमा करने को दिए थे। मैं उन्हीं पैसों से तेरी माँ का इलाज करवा लूँगा। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और अगर पैसा मजबूरी में काम ना आए तो क्या फ़ायदा? मुझे वह पैसे निकाल कर दे दे। इस पर भी उनका बेटा बिल्कुल अनजान बनते हुए बोला, पैसे? कौन से पैसे? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं हैं। यह सुनकर तो जैसे कैलाश जी पूरी तरह टूट गए थे, क्योंकि वही पैसे उनकी आखिरी उम्मीद थी अपनी पत्नी को बचाने की, और ऐसे में उन पैसों का ना मिलना बहुत बड़ी मुसीबत आने का संकेत था। वे अब भी खुद थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए बोले, वही 30 लाख रुपये जो मैंने गांव की ज़मीन बेचकर तुझे बैंक में रखने को दिए थे। और हाँ, यह मत कहना कि मुझे नहीं पता, वरना। कैलाश जी थोड़े गुस्से में कहा तो रोहित और तेज चिल्ला कर बोला, वरना क्या कर लेगा बूढ़े तू? हाँ, लिए हैं मैंने तुझसे 30 लाख रुपए, और अब मेरे पास वह पैसे नहीं हैं। वह पैसे मैंने अपने काम में खर्च कर दिए। उन पैसों से मैंने यहाँ ऑफिस बनवाया है, और हाँ, अब उनमें से एक पैसा भी मेरे पास नहीं है। तुझसे जो किया जाए तू वो कर, अब निकल यहाँ से। रोहित अपने पिता को अपने ऑफिस से बाहर की ओर धकेलने लगा, और ऑफिस से बाहर धक्का देते हुए वह बोला, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, कहाँ मर गए? लेकर जाओ इस बूढ़े को। मैंने इनकी मदद करने के इरादे से यहाँ बुलाया था, और अब ये है कि हद है। अरे जितना मिल जाए उतना ही कम है। कह रहे हैं कम से कम 60,000 की मदद होनी चाहिए, वरना तो नहीं जाएंगे। जाओ, मैंने इन्हें 10,000 दे दिए हैं, अब इन्हें बाहर ले जाओ। लेकर ये कहते हुए वह अंदर चला गया, और अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड था वह आया और कैलाश जी को लेकर चला गया। सभी ऑफिस के लोग सोचने लगे कि वाह, हमारा बॉस कितना अच्छा है, कितना दान पुण्य करता है, और तो और कितने गरीबों की मदद भी करते हैं। और यही सब सोच कर तो रोहित ने भी यह सब किया था। जब उसके सभी कर्मचारी उसकी तारीफ कर रहे थे या तारीफ करने में लगे हुए थे, तो उसी समय रोहित के ऑफिस के बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी, और उसमें से 2 पुलिस वाले ऑफिस के अंदर आए, जिसमें बाकी के कर्मचारी भी अपना काम छोड़कर यह देखने लग गए कि ऑफिस में आखिर पुलिस कैसे आई है और किसके लिए आई है। इतनी ही देर में 2 पुलिस कांस्टेबल रोहित के कैबिन में गए और रोहित को लगभग घसीटते हुए बाहर तक लाए, और फिर इंस्पेक्टर ने रोहित से कहा,
क्या तुमने उनके पैसे लेकर धोखे से इनका घर अपने नाम कराया है? रोहित ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। जी नहीं सर, मैंने किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। इस पर इंस्पेक्टर ने रोहित से दोबारा पूछा। इस बार बाहर की तरफ से कैलाश जी अंदर आए, जिन्हें देख कर के कुछ देर के लिए तो रोहित की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। फिर इंस्पेक्टर ने कैलाश जी से पूछा, आप बताएं, क्या इसी ने धोखे से आपका घर हड़प कर आपके पैसे भी हड़प लिए हैं? इंस्पेक्टर की बात सुनकर कैलाश जी बोले, हाँ सर, यही है वह नालायक बेटा जिसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। ऑफिस के सभी कर्मचारी वहीं खड़े हुए थे। सबके सामने अपनी बेइज्जती होता देख रोहित चिल्लाता हुआ बोला, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने तुम्हारे पैसे हड़पे हैं या फिर तुम्हारा घर हड़पा है? नहीं है ना कोई सबूत? होगा भी कैसे सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यह बूढ़ा पागल हो गया है और आज सुबह से ही मेरे पीछे पड़ा है। आप तो जानते हैं ना ऐसे लोगों को, इन लोगों को कोई अमीर आदमी मिल जाए तो बस यह है उससे पैसे ऐंठने के चक्कर में रहते हैं और इसलिए यह आदमी मेरे पीछे पड़ा है। आज सुबह से ही यह मेरे ऑफिस के चक्कर लगा रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरे ऑफिस के स्टाफ से पूछ लीजिए। ऑफिस के सभी लोगों ने भी गर्दन हिला दी। सर, यह आदमी मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है, रोहित ने अपनी सफाई देते हुए कहा। इतनी ही देर में ऑफिस के ग्रुप में से किसी ने एक वीडियो भेजा जिसमें रोहित सारी बातें अपने मुंह से कबूल कर रहा था और यह वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि रोहित के गार्ड ने भेजा था और उस वीडियो को बनाने में गार्ड और पियोन दोनों की मदद लगी थी और इन दोनों की मदद से कैलाश जी यह वीडियो बनाने में सफल हुए थे जिसमें रोहित ने अपने सारे गुनाह कबूल किए थे। दरअसल जब वह पियोन कैलाश जी को अंदर छोड़ने गया था उससे पहले ही उसने उनकी जेब में फ़ोन रख दिया था, जिसका कैमरा उसने इस तरह से सेट किया कि रोहित को शक भी ना हो और कैलाश जी उससे जो भी बात कर रहे हैं वह सब बातें रिकॉर्ड होती रहे। रोहित की यह वीडियो जब ऑफिस के हर व्यक्ति के फ़ोन में पहुंच चुकी थी, वही वीडियो इंस्पेक्टर को दिखाते हुए कैलाश जी बोले, सर, यह रहा सबूत। इस लड़के ने मेरे साथ धोखा किया है और मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, किसी तरह से मेरे पैसे दिला दीजिए। मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती है जिसे उन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेहरबानी करके आप इस आदमी से कहिए कि यह मेरे पैसे आज के आज लौटा दे। मैं अपना केस वापस लेने को तैयार हूँ, वरना आप इसे अभी पुलिस स्टेशन लेकर चलिए। इंस्पेक्टर ने जब पूरा वीडियो देखा तो इंस्पेक्टर भी गुस्से से आग बबूला हो गया और रोहित को थप्पड़ लगाते हुए बोला, नालायक, तेरे जैसा बेटा आज तक फिल्मों में देखा था पर आज सच में भी देख लिया। चल अब तू थाने, देख अब तेरा क्या हाल बनाता हूँ मैं। तुझ जैसे नालायक की वजह से ही आजकल की औलाद अपने माता पिता को कुछ नहीं समझती, जैसा वह देखते हैं वैसा ही सीखते हैं। नहीं नहीं सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। हाथ जोड़ता हुआ रोहित इंस्पेक्टर के सामने गिड़गिड़ाता हुआ बोला, सर, मैं अपनी गलती मानता हूँ और मैं अपने पापा के सारे पैसे देने के लिए तैयार भी हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे थोड़ा समय चाहिए। सर, मेरी कंपनी इस वक्त घाटे में चल रही है और अभी नया नया ऑफिस शुरू किया है। ऐसे में 30 लाख रुपए का एक साथ इंतजाम कर पाना बड़ा मुश्किल है। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। सर, मैं पापा को उनके पैसे लौटा दूंगा। इंस्पेक्टर ने कैलाश जी की ओर देखा। कैलाश जी बोले, नहीं साहब, मेरी पत्नी के पास इतना समय नहीं है। मुझे आप अभी के अभी पैसे दिला दें, चाहे कैसे भी हो। अगर मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर ने रोहित से कहा, रोहित, या तो तू अभी के अभी 30 लाख रुपए और इनका मकान इन्हें वापस कर, वरना तेरे ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं लगाऊंगा कि जीवन भर खुद को बचा नहीं पाएगा। तेरी पूरी लाइफ जेल में चक्की पीसते हुए निकल जाएगी। रोहित बोला, सर, आधे घंटे का समय दीजिए बस। इंस्पेक्टर ने कहा, कैलाश जी, आप अस्पताल जाइए और डॉक्टर से मेरी बात करा दीजिए। आधे घंटे बाद रोहित आपको अस्पताल में 30 लाख रुपए देकर आएगा और आपके घर के कागज भी, है ना रोहित?
हाँ हाँ सर, बिल्कुल आधा घंटे में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। आप बस थोड़ा सा समय दीजिए मुझे। कैलाश जी अस्पताल के लिए चले गए और डॉक्टर से इंस्पेक्टर की बात करा दी। इंस्पेक्टर की बात सुनकर डॉक्टर ने भी उनकी पत्नी को बड़े अस्पताल ट्रांसफ़र करा दिया और वहाँ पहुँचे उससे पहले रोहित वहाँ पहुँच चुका था। रोहित ने अपने पिता के हाथ में 30 लाख रुपए थमा दिए और उनके घर के कागज भी। फिर गुस्से में लाल आंखें लिए वहां से चला गया। आज भी उसे अपनी गलती का एहसास नहीं था। वह तो अपने पिता पर ही गुस्सा निकाल रहा था। उसे इसमें भी अपने पिता की गलती नजर आ रही थी। पर कैलाश जी संतुष्ट थे क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को आखिरकार बचा ही लिया। इतनी मुश्किलों के बाद ही सही, पर उन्होंने अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए न सही पर अपनी पत्नी को बचाने के लिए एक सख्त कदम उठाया। समय बीतता गया और देखते ही देखते रोहित का बेटा 16 साल का हो गया। अब कैलाश जी और उनकी पत्नी अपने घर में ही रहते थे और बचे हुए पैसों से अपना गुजर बसर कर रहे थे। आखिर उनका खर्चा ही कितना था? 2 बूढ़े पेट, 2 रोटी इस वक्त, 2 रोटी उस वक्त, बस इतना सा खर्चा था। वह कहते हैं ना कि कर्मों का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। बस ऐसा ही कुछ हुआ रोहित के साथ। रोहित ने अपने माता पिता के साथ जितना बुरा बर्ताव किया उसे आज उसका परिणाम मिला जब उसके 16 साल के बेटे ने उसे गाली देकर पीछे धकेल दिया और बोला, इट्स माय पर्सनल लाइफ, जो मेरा मन आएगा वह मैं करूँगा। आगे से अगर मेरी लाइफ में दखल दिया तो छोड़ूंगा नहीं। हालांकि अपने बेटे के इस हरकत पर रोहित ने खूब मारा पीटा, लेकिन जब रोहित ने उस पर हाथ उठाया तो उसने भी पलटकर रोहित को थप्पड़ जड़ दिया, जिससे आज उसे इस बात का एहसास हुआ कि जब एक बेटा अपने पिता के साथ ऐसा बर्ताव करता है तो उस पिता पर क्या बीतती है। लेकिन इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है कि आज वह वही काट रहा था जो उसने कल बोया था। और फिर यही तो संसार का नियम है कि इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटता है। तो प्रिय दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।